एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आज सज चुका है एनडीटीवी का क्रिएटर्स मंच। हम लेकर हाजिर हैं सीजन 2 यानी दूसरी बार डबल धमाके के साथ। और देखिए डबल धमाका रंजना आपको बता रही है, लेकिन रंजना इस वक्त हम सुंदर नर्सरी में हैं। एक गुलाबी शाम है, हालांकि इस बार दिल्ली में गर्मी थोड़ा पहले आ गई, लेकिन आज एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच की इस खूबसूरत शाम में खूबसूरत साथ हमारे साथ होगा। साहित्य की बातें होंगी, कला की बातें होंगी, साज भी होगा, सुर होगा, संगीत होगा, तो बहुत कुछ है। और ऐसे ऐसे डिस्कशंस, ऐसी ऐसी बातचीत और ऐसे ऐसे मेहमान हस्तियां हमारे बीच आने वाली हैं जो आज की शाम आपके लिए यादगार बनाने वाली हैं। तो वैसे रंजना ये बताइए मुझे, किससे कहानियों का, कविताओं का शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है, और चूंकि अब हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं और हमारे कार्यक्रम का ही नाम क्रिएटर्स मंच है, तो आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। जो हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं मीनाक्षी, वो आज हम लाइव सुनेंगे। और जो तमाम दर्शक यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हीट कम हो गई, यानी पारा थोड़ा सा कम है, लेकिन आई एम श्योर मीनाक्षी जैसे जैसे प्रस्तुतियां होंगी पारा बढ़ने लगेगा। एक बात कह सकती हूँ, जो मजा मोबाइल फोन को स्क्रॉल करके रील्स देखने में आता है ना, वो मजा साहित्य में दोगुना हो जाता है जब आप हाथ में किताब लेकर पढ़ते हैं, जब आप किस्से कहानियां लाइव बैठकर सुनते हैं। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आपका भी स्वागत कर रही हूँ, और आप लोग खुद भी अपना स्वागत कीजिए एक बार। देखिए तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो प्रस्तुतियां होने वाली हैं उसमें भी यही आवाज दूर तलक जानी चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि तालियों की गूंज से आज ये महफिल सजने वाली है। हर आवाज यहाँ पर मीनाक्षी एक नई कहानी कहने वाली है, क्योंकि क्रिएटर्स मंच सिर्फ एक मंच नहीं है, यहाँ पर रचनाकारों के सपनों की आज दुनिया सजने वाली है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम मेहमानों के लिए। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच सीजन 2 के इस खास मंच पर आप सभी का दिल से बहुत स्वागत है, और उम्मीद है कि जो थोड़ी बहुत जगह बची हुई है धीरे धीरे वो भी भर जाएगी। क्रिएटर्स मंच देखिए साहित्य, कला और विचार का सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप अलग अलग रंग देखेंगे, जहां पर शब्दों की अपनी एक खास धड़कन होती है, कला का अपना आसमान होता है और विचार की अपनी जमीन होती है। अब देखिए हम सब देश की राजधानी दिल्ली में हैं। कितने दिल्ली वाले हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए, देखें जरा दिल्ली वालों का कितना दम है। बस इतने ही है, बाकी सब बाहर से आए हैं। आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में इस वक्त बैठे हैं। चलिए, देश की राजधानी दिल्ली में हम हैं, और दिल्ली सिर्फ सत्ता की राजधानी नहीं, बल्कि सदियों से शब्दों, शायरी और अदब की राजधानी भी रही है। ये वही शहर है जहां पर ज़ौक़ के अशार दरबारों से लेकर महफिलों को सजाते रहे हैं, वहां गूंजते रहे हैं, और जहां मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दर्द, दर्शन, फिलॉसफी और दिल की बारीकियों को आवाज़ देती रही है। और पुरानी दिल्ली कितने लोग गए हैं बताइए ज़रा? पराठे खाने तो गए होंगे आई एम श्योर। पुरानी दिल्ली की हवेलियां कितनों ने देखी हैं? वाह, यंगस्टर्स तो यहाँ पर शानदार हैं। तो देखिए पुरानी दिल्ली की गलियों में कवियों, शायरों और विचारकों की बैठक की एक परंपरा रही है, जहाँ पर शायरी के जरिए संवाद भी हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली की मोहब्बत पर मैं आज एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। ज़ौक़ साहब का ये शेर है, और ये शेर आपको बताएगा, जैसे आपने सुना होगा ना, लोगों को कश्मीर से प्यार है, किसी को उत्तराखंड से प्यार है, किसी को हिमाचल से प्यार है, लेकिन दिल्ली के प्यार की बात ज़रा कुछ और है। तो ज़ौक़ साहब क्या कहते हैं? ज़ौक़ साहब कहते हैं, दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन। क्या बात है! दक्कन में है, दक्कन मतलब दक्षिण की बात हो रही है कि दक्षिण में बड़ी कद्र हो जाती है, या बड़ा सुख मिल जाता है कद्र का, ये कहना चाह रहे हैं। तो दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ताली तो बजा दीजिए। देखिए वाह वाह होनी चाहिए। एक शायर को दाद और तालियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो देखिए ये ज़ौक़ की दिल्ली की बात हो रही है, ये गालिब की दिल्ली की बात हो रही है, और उसी रूहानी विरासत को आगे बढ़ाते हुए निज़ामुद्दीन दरगाह के आंगन में हम एनडीटीवी इंडिया पर क्रिएटर्स मंच की एक खूबसूरत महफिल आज आप सबके लिए सजा रहे हैं। और एक ऐसा मंच है जहां पर आज हमारे बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी आने वाले हैं, जहां इरशाद कामिल आने वाले हैं, जहां वसीम बरेलवी आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किसके लिए है? ज़रा मुझे आवाज़ आनी चाहिए पीछे की पंक्ति तक। किसके लिए एक्साइटेड है सबसे ज़्यादा सुनने के लिए? मनोज मुंतशिर साहब को। और इस तरफ से भाई यहाँ का पाला जो है वो भारी है। हाँ, आप लोग किस में इंटरेस्टेड हैं?
इरशाद कामिल साहब, आज तो बैंड परफॉर्मेंस है। रंजना, आप किसके लिए सबसे ज्यादा प्रतीक्षा रखते देखिए, हैं? मैं शुरुआत से लेकर अंत तक के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ यहाँ पर। और अब तक जिनको हम दूर से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखते, सुनते और किताबों में पढ़ते अक्सर आए हैं, उनको जब सामने से आप देखते हैं, देखिए कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, उसकी मेहनत उसको अर्श से फर्श तक पहुंचाती है। और मीनाक्षी, मैं समझती हूँ कि मुझे हर किसी को सुनना है, मैं सबके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हैं, और मुझे लगता है रंजना अपने पहले सेशन की तरफ बढ़ना चाहिए फिर। बिल्कुल, हमें शुरुआत करनी चाहिए जो हमारा पहला सेशन है, जिसका नाम है कविता आज की। देखिए, ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग सब आज के ज़माने के बच्चे हैं, और ये कहते हुए मैं उन लोगों को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी जो उस दौर के भी हैं। तो कविता आज की में मनमीत सोनी को हम मंच पर बुलाएं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप सभी का जानना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कविता सिर्फ शब्दों का गुच्छा नहीं होती है, वो तो अपने समय की धड़कनों को सुनने और उन्हें आवाज़ देने की कला होती है। और जब कविता अपने समय से संवाद करती है तो वो सिर्फ एक भाव नहीं रचती है, बल्कि कई बार सवाल भी उठाती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच सीजन 2 की शाम का आगाज हो रहा है, और कविता की ताकत के साथ इस शाम का इससे बेहतर मीनाक्षी आगाज हो ही नहीं सकता है। और इस सत्र की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कविता आज की। जोरदार तालियां बजाइए। हम सुनेंगे हिंदी के उभरते और चर्चित कवि मनमीत सोनी को, जो अपनी कविताओं में बात करते हैं आज की, आज के समय की बेचैनी की, साहस की, कवि की सुंदरता की। जोरदार तालियां के साथ स्वागत हो। बहुत स्वागत है आपका। सोनी का। और मंच को अब आपके हवाले करके जाते हैं। जब हम दर्शकों के बीच बैठेंगे तो आपकी शब्दों की गहराई को लाइव सुनने का आनंद ही कुछ और होगा। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। एनडीटीवी सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मनमीत सोनी का नमस्कार, आदाब। कुछ छोटी छोटी कविताएं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। पहली कविता देखिए कि तुम्हें फूल देने से पहले उस फूल को कई बार परखा मैंने। तुम्हें फूल देने से पहले उस फूल को कई बार परखा मैंने, क्योंकि उस फूल को न तुमसे बेहतर होना चाहिए था, न तुमसे कमतर होना चाहिए था। क्योंकि उस फूल को न तुमसे बेहतर होना चाहिए था, न तुमसे कमतर होना चाहिए था। एक कविता देखिए, कविता का शीर्षक है तो लो। प्यार कहाँ ले जाता है, हमें कहाँ ले जा सकता है, उसकी एक वानगी देखिए कि तुम्हारे कहने पर मैं पानी तो हो चुका हूं। तुम्हारे कहने पर मैं पानी तो हो चुका हूं। तुम अब भी नहीं मान रही तो लो, मैं भाप हो जाता हूं। तुम्हारे कहने पर मैं पानी तो हो चुका हूं। तुम अब भी नहीं मान रही तो लो, मैं भाप हो जाता हूं। एक कविता देखिए, कविता का शीर्षक है वाटर कूलर। और इसको सुनकर आप कहाँ पहुँचेंगे? वहीं पहुँचेंगे जहाँ मैं आपको पहुँचाऊँगा कि उस दिन कॉलेज के वाटर कूलर पर प्लास्टिक का गिलास नहीं था। सुनो लड़कियों, उस दिन कॉलेज के वाटर कूलर पर प्लास्टिक का गिलास नहीं था, और मैंने तुम्हारे जूठे हुए नल को चूम लिया था। आज तक वही पानी कांपता है मेरे कंठ में, छलक भी जाता है आंखों से कभी कभी, एक कविता माँ पर सुनाऊं आपको मैं। कविता का शीर्षक है फुल्का। और इस कविता को सुनकर रसोई घर से आपको रोटी सर्व करने के लिए आती हुई माँ न दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। कविता सुनिए आप कि भाप से भरे जिस फुलके को मैंने 4 बार उछाला। भाप से भरे जिस फुलके को मैंने 4 बार उछाला, फूफा शूशा की आवाजें की। उसी फुलके को माँ रसोई से मेरे कमरे तक अपनी हथेली पे रखकर लाई। उसी फुलके को
माँ रसोई से मेरे कमरे तक अपनी हथेली पर रखकर लाई। माँ किस दर्जा पानी है दुनिया की हर आग के खिलाफ। माँ किस दर्जा पानी है दुनिया की हर तरह की आग के खिलाफ। अगली कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है महोत्सव। ये कविता मैं विश्व की आधी आबादी के नाम करता हूँ, महिलाओं के नाम करता हूँ। आप सुनिए, शायद आपको पसंद आए। कविता का शीर्षक है महोत्सव। कि स्त्रियों कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैं एक पुरुष हूँ। स्त्रियों कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैं एक पुरुष हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुश होने दो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुश होने दो। आंगन में लोट पलेटे खाने दो। नाचने गाने दो, गिरने संभलने दो। तुम्हारे पांव चूमने दो, तुम्हारे हाथ पकड़ने दो, तुम्हारे केश गूंथने दो, तुम्हारी गोद में सर रखने दो, तुम्हारी ठुड्डी छूने दो। और मेरे बाल काढ़ो तुम, और मेरे बाल काढ़ो तुम। चोटी बना दो बालों की, काजल सारो आंखों में, काला टीका लगाओ नजर का। गुदगुदी करो, हंसाओ मुझे, झुनझुना दिखाओ चांद का। अपने ही जैसा तैयार करो मुझे। स्त्रियों कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैं एक पुरुष हूँ। उनके किए की सजा मुझे तो मत दो, जो नहीं जानते कि तुम्हारा होना ही एक महोत्सव है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महोत्सव, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महोत्सव। एक कविता मैं आपको सुनाऊं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग बिहार की पृष्ठभूमि से भी होंगे। क्या आप लोग हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि आप में से बिहार पृष्ठभूमि के लोग कौन कौन हैं? मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में भी चूरू से आता हूँ। सूखा इलाका है, पानी कम है। मैंने आपके लिए कविता लिखी है, आप इस कविता को अपने साथ ले जाइए। कविता का शीर्षक है मैं एक राजस्थानी और तुम्हारा छठ पर्व। मैं एक राजस्थानी और तुम्हारा छठ पर्व। कि मैं जिस दशक में जन्मा, ठीक उसी दशक में त्योहार और मातम बाजार की भेंट चढ़ने लगे थे। मैं जब बड़ा हो रहा था तो स्कूलों में डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया बंट रहे थे और जीमेल, याहू और कुट पर आना पुस्तकालय में खाता खोलने से ज्यादा जरूरी था। फिर ये फेसबुक आया। मैं जुड़ा पूर्वांचल के कुछ लोगों से और तीज, गणगौर, होली, दिवाली में एक छठ पर्व भी जुड़ गया। बरसों से छठ पर बधाई ही देता रहा मैं। बरसों से छठ पर बधाई ही देता रहा मैं। और सिंदूर, अर्घ्य, ठेकुआ से आगे नहीं बढ़ा। वह मेरा युगीन आलस्य था कि मैंने गूगल से भी नहीं पूछा कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। वह मेरा युगीन आलस्य था कि मैंने गूगल से भी नहीं पूछा छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। फिर एक दिन मैंने सर्च किया, कुछ पौराणिक वैज्ञानिक कारण मिले। मैंने संतोष कर लिया कि शायद इसलिए मनाते हैं छठ और भूल गया। इस बार बहुत ध्यान से देखी छठ की तस्वीरें, नवाज भाई, इस बार बहुत ध्यान से देखी छठ की तस्वीरें, कुछ गीत भी सुने। सूर्य को मिट्टी के धोरे पर खड़े होकर उगते और डूबते देखा। मैं बिहारी नहीं हूं, लेकिन सूरज से मैंने बिहारी में बात की। मैं बिहारी नहीं हूं, लेकिन सूरज से मैंने बिहारी में बात की। पूर्वांचल की कई भाषाएं किरण किरण बटकर मेरे भीतर उतर रही थीं। जल जो सबका है, जल जो सबका है और उसकी प्यास जो आपसे ज्यादा हमारी है, उसमें कमर तक डूबकर अर्घ्य देने का सौभाग्य हमारे यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैं छत पर गया, प्लास्टिक की टंकी का ढक्कन खोला
और मन ही मन उसमें कमर तक डूबकर घंटों खड़ा रहा, धूजता रहा। कुछ फेमिनिस्टों को ये कहते भी सुना कि नाक से माथे तक सिंदूर का क्या मतलब। सच पूछिए तो मुझे भी अजीब लगता है, सच पूछिए तो मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन सिंदूर कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं है। इसकी लपक खींच देती है धरती से आकाश तक एक सूर्यपथ। इसकी लपक खींच देती है धरती से सूर्य तक एक आकाश पथ, एक सूर्यपथ जिसकी रक्षा के लिए मेरी मां भूख से उलझ सकती है और अपने बच्चों के लिए सुबह शाम खाना बनाने से लेकर 12 घंटों की नौकरी तक कर सकती है। होती रहेगी परंपराओं में कुछ काट छांट, मूल रहना चाहिए सुरक्षित, और मूल के लिए हमारे पास तर्क हैं जो मशीनी नहीं। तर्काधिपतियों को नहीं पता कि वे जिस भीड़ को कोस रहे हैं उसी भीड़ ने सोख रखा है उनका पहाड़ से भारी निजी अवसाद। मैं इस भीड़ की अनुपस्थिति में रेलों से कटकर, पंखों से लटककर, दीवार से सर भिड़ाकर, कीटनाशक पीकर मर जाने वाले हजारों युवाओं को देख सकता हूं। जब भी तुम्हें छठ मनाते हुए देखता हूं, जब भी तुम्हें छठ मनाते हुए देखता हूं, मेरे पूरब के मित्रों, इस महादेश के पश्चिम में बैठा हुआ मैं तुम्हारे अभिनंदन में उछालता हूं रेत ही रेत, रेत जो हमारा सोना है। रोआ रोआ कह रहा है जीण माता की जय, सालासर बाबा की जय, और अब छठी मैया की भी जय। रोआ रोआ कह रहा है सालासर बाबा की जय और अब छठी मैया की जय। एक अंतिम कविता आपको सुनाकर मैं आपसे विदा लूँगा। एक कविता लिखी थी मैंने, उस कविता में कुछ शब्द चित्र हैं। मैं राजस्थान से आता हूँ, कोटा फैक्ट्री जैसे एपिसोड्स आपने भी देखे हैं, कोचिंगों की स्थितियाँ आपसे छुपी हुई नहीं है। एक सीरीज़ मैंने लिखी थी कि 16 साल का बच्चा बिल्डिंग से कूद कर मर गया। मैं इस सीरीज़ की कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं और नवाज़ भाई सामने बैठे हैं, आप तक मेरी ये कविताएं पहुंचें तो मुझे लगेगा कि मेरी बात सार्थक हुई। देखें, पहली कविता देखिए छोटी सी, कि 16 साल का बच्चा बिल्डिंग से कूद कर मर गया। 16 साल का बच्चा बिल्डिंग से कूद कर मर गया। दौड़ा दौड़ा आया कोचिंग का डायरेक्टर, सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। किसी एक ने कहा आंगन पर पानी डाल दो, किसी एक ने कहा आंगन पर पानी डाल दो। 16 साल का बच्चा बिल्डिंग से कूद कर नहीं, आंगन से फिसल कर एक हादसे में मर गया। दूसरी कविता, कि वह मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वह मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वो पास होकर डॉक्टर भी बन सकता था, वो डॉक्टर बनकर अपना इलाज कर सकता था, मगर अफसोस वह इससे पहले ही मर गया क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तीसरी कविता, कि इस बच्चे के सिलेबस की किताबों से इसकी चिता बनाओ, इस बच्चे के सिलेबस की किताबों से इसकी चिता बनाओ। उस कलम से आग दो जिससे उसने आखिरी बार टेस्ट पेपर लिखा, उस टीचर से करवाओ पूजा पाठ जिसके शब्द अब भी शव के कानों में गूंज रहे हैं। थोड़ी और मेहनत करो बेटा, थोड़ी और मेहनत करो। और आखिरी कविता इस शाम की, मेरे हिस्से की, कि इस बच्चे की माँ कह रही है, इस बच्चे की माँ कह रही है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। इस बच्चे की माँ कह रही है कि मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। बचपन में सांस की एक हल्की घरघराहट से जिसने डॉक्टर से पहले पकड़ लिया था कि उसके बच्चे को निमोनिया हो गया है, ऐसी माँ को ऐसी बकवास करते हुए शर्म आनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।